नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आप सभी ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं के जनसंहार के बारे में सुना ही होगा। ऐसे ही अगर देश की बात करें, कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ या बंगाल में, केरला में जो हिंदुओं के साथ होता रहता है, इन सभी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा साइलेंट जेनोसाइड भी था जिसके अंदर करीबन 40,000 हिंदुओं की निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। इसको रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद कहा जाता है। अभी हाल ही में आई एक फिल्म रजाकार से यह चर्चा फिर से चारों ओर होने लगी है। वर्तमान और भावी पीढ़ियों को हैदराबाद मुक्ति संघर्ष के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आज हम एक गंभीर प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आज की पीढ़ी को भी इस संघर्ष के बारे में पता चले। दरअसल हैदराबाद मुक्ति संघर्ष उस इतिहास से जुड़ा है जिसे कुछ बुद्धिजीवियों ने मिटाने की कोशिश की है और आज भी कर रहे हैं। दरअसल रजाकार हैदराबाद में निजाम के शासन के तहत 1938 में गठित और सक्रिय किया गया एक अर्धसैनिक गिरोह था, जिसकी पहचान ही हिंदुओं के प्रति भारी क्रूरता की थी। कहा जाता है कि रजाकारों ने 40,000 से भी अधिक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। इनकी रणनीति बेहद ही क्रूर होती थी। रजाकारों ने स्वतंत्र भारत में हैदराबाद के एकीकरण का हिंसक विरोध किया था। अलीगढ़ शिक्षित कासिम रजवी के नेतृत्व में रजाकारों का काफी विस्तार हुआ। पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य में वर्तमान तेलंगाना और वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे। भारत को आजादी मिलने के लगभग 13 महीने बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में शामिल हो सका। इसके बाद निजाम की सेना के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो नामक एक भारतीय सैन्य अभियान चलाया गया था। वास्तव में हाल ही में रिलीज हुई रजाकार मूवी, जो अपनी सदी की आधी सदी की देरी से आई है, लेकिन फिर भी यह ऐतिहासिक विषयों पर आधारित भारतीय सिनेमा में एक स्वागत योग्य योगदान है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रजाकार की, तो रजाकार निजाम का एक कट्टरपंथी दस्ता था जिसने व्यापक हिंदू विरोधी आतंक फैला रखा था। हैदराबाद की मुक्ति की कहानी भी वही परिचित ऐतिहासिक घटना है जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ भारतवर्ष तक पहुंची मानसिकता में निहित है, जो मुगल शासन के दौरान ठोस रूप लेती गई और जिसने 20वीं शताब्दी में अंततः पाकिस्तान का निर्माण करा ही लिया। अगर आप सब एक बात पर गहराई से गौर करें तो आपको बड़ी ही हैरानी होगी कि पाकिस्तान विश्व की एकमात्र ऐसी इस्लामिक हुकूमत है जिसका निर्माण किसी पारंपरिक युद्ध से नहीं बल्कि सड़कों पर की गई हिंसा के माध्यम से किया गया था। वास्तव में पाकिस्तान की स्थापना हो जाने के कारण निजाम को लगने लगा था कि वह भी अपने लिए दक्षिण, जिसको कि दक्कन कहा जाता था, में एक पाकिस्तान बना सकता है। हैदराबाद रियासत को 1 नवंबर 1956 को पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। निजाम की इस जर्जर हुकूमत की समाप्ति आधिकारिक तौर पर के.एम. मुंशी के हाथों हुई थी। के.एम. मुंशी का एक ऐतिहासिक उद्धरण है, हैदराबाद का पतन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि निजाम का शासन आखिरी और मुगल साम्राज्य का सबसे घिसा पिटा अवशेष था। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म में कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की समझदारी को भी प्रशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया होगा। मुंशी हैदराबाद रियासत के भारत के ट्रेड एजेंट के रूप में तैनात थे। वीपी मेनन की पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस में के.एम. मुंशी की चतुराई के संबंध में कहा गया है। स्टैंड स्टिल समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसार, जिस पर नई दिल्ली के साथ निजाम ने हस्ताक्षर किए थे, भारत सरकार ने के.एम. मुंशी को हैदराबाद में अपना एजेंट जनरल नियुक्त किया। हैदराबाद सरकार को मुंशी की नियुक्ति की सूचना दी तो निजाम ने कुछ शर्तें रख दी। सबसे पहले वह यह चाहते थे कि मुंशी एक ट्रेड एजेंट से ज्यादा कुछ न रहे, लेकिन मेनन साहब ने इसका जवाब दिया और उन्होंने निजाम का ध्यान समझौते के अनुच्छेद 2 की ओर आकर्षित किया, जिसके तहत एजेंट जनरल के कार्य निश्चित रूप से व्यापार तक ही सीमित नहीं थे। मुंशी के लिए हैदराबाद में जो आवास उपलब्ध कराया जाना था, उसके सवाल पर एक मामूली लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण विवाद खड़ा हो गया। जब तक मुंशी को कहीं और आवास नहीं मिल जाता, तब तक के लिए निजाम ने उन्हें अस्थायी रूप से भी हैदराबाद में आवास देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना की 2 इमारतों को मुंशी और उनके कर्मचारियों को सौंप दिया गया। मुंशी की भूमिका बहुत नाजुक और कठिन थी, जबकि दिल्ली में निजाम के एजेंट जनरल के साथ भारत सरकार के संबंध सौहार्दपूर्ण थे। हैदराबाद सरकार द्वारा मुंशी के साथ निश्चित रूप से दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया था और उनके साथ उनके संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। हैदराबाद सरकार जिस संदेह के साथ उन्हें देखती थी, जिसके कारण वह अपने ही घर में कैदी के समान थे, अपनी जान जोखिम में डालकर भी मुंशी तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल को हैदराबाद राज्य की हरकतों से अवगत कराते रहे। मुंशी द्वारा दी गई जानकारी के साहब की पुस्तक में संक्षेप में बताई गई है। रजाकारों के समर्थन से हैदराबाद में सत्तारूढ़ गुट पूरे लड़ाकू मूड में था।
मुंशी जी को बताया गया कि निजाम के सलाहकारों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि भारत ने किसी भी आर्थिक नाकेबंदी का सहारा लिया तो उसके प्रभावी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हैदराबाद अगले कुछ महीनों तक आसानी से अपने पैरों पर खड़ा रह सकता था। इस दौरान विश्व जनमत को इसके पक्ष में लामबंद किया जा सकता है। भारत को बहुत कमजोर और अभी या किसी भी समय सैन्य कार्रवाई करने में असमर्थ बताया गया। यह कहा गया कि सभी मुस्लिम देश हैदराबाद के मित्र हैं और उसके विरुद्ध कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होने देंगे। हैदराबाद रेडियो ने यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि यदि हैदराबाद के विरुद्ध युद्ध हुआ तो हजारों की संख्या में पठान भारत में मार्च करेंगे। कासिम रजवी ने, जो हैदराबाद हुकूमत पर हावी दिखते थे, स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि भारतीय राज्य हैदराबाद में आता है तो उसे 1.5 करोड़ हिंदुओं की हड्डियों और राख के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मुंशी द्वारा प्रदान की गई सटीक सूचनाओं के आधार पर ही सरदार पटेल ने अंततः ऑपरेशन पोलो का खाका तैयार करने और उसे हरी झंडी देने का साहसिक निर्णय लिया। प्रक्रिया को सफल बनाने में मुंशी की आतिशीय सावधानी को स्वयं सरदार पटेल ने स्वीकार किया था। सरदार पटेल ने कहा था, सरकार की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि हम सार्वजनिक कर्तव्य की उस उच्च भावना के प्रति गहराई से सचेत हैं जिसने आपको इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया और जिस सक्षम तरीके से आपने सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसका अंतिम परिणाम में कोई छोटा योगदान नहीं था। के मुंशी जैसे लोगों द्वारा अपने प्राण जोखिम में डालकर किए गए कार्यों के कारण ही आज हैदराबाद भारत के मानचित्र में है। निजाम हर दृष्टि से अंग्रेजों का लाडला था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में शाही ब्रिटिश हुकूमत ने निजाम का इस्तेमाल अपने विध्वंसक उद्देश्यों के लिए किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश राजशाही ने निजाम को इसलिए सत्ता में पाले रखा ताकि अगर फिर देशव्यापी विद्रोह हो तो निजाम सैनिक ताकत का एक संभावित सोर्स बन सके। बाद में निजाम ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा चाटुकार बन गया। इसके साथ ही वह भारतीय राष्ट्रवाद का और स्वतंत्रता के प्रयासों का धुर विरोधी भी था। निजाम का हैदराबाद इसलिए बचा रहा था क्योंकि ब्रिटिश शासक उसे बनाए रखना चाहते थे। हालांकि हैदराबाद के लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हर व्यवहारिक मानदंड पर निजाम घराना ब्रिटिश कठपुतली था, लेकिन वह एक ऐसी घातक कठपुतली था जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आजाद था। इसी कारण वहाँ एक ऐसा कथित साम्राज्य बाकी था जिसने छोटे से मुस्लिम अल्पसंख्यक शासन का अपनी हिंदू बहुसंख्यक आबादी पर पूरी तरह निरंकुश राज किया। निजाम के पास एक स्थायी सेना थी, एक पुलिस बल था, एक अर्ध स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, पूरा प्रशासनिक तंत्र उसके अधीन था। लगभग सभी निजामों ने अपनी हिंदू प्रजा को आतंकित करने के लिए हर संभव तरीके से इस मशीनरी का उपयोग किया। इसी दमन चक्र के कारण कश्मीर का मामला हैदराबाद के निजाम से पूरी तरह विपरीत है, जिसमें महाराजा हरि सिंह ने मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी पर शासन किया था। दमनकारी सरफे खास प्रणाली हिंदू उत्पीड़न का एक उदाहरण है। यह विशाल भूखंड था जिसे निजाम अपनी निजी संपत्ति मानता था। यहाँ से निजाम सालाना 2.5 करोड़ रुपए की उगाही करता था। जबरन वसूली की इस भयावता को ऐसे समझा जा सकता है कि निजाम के क्षेत्र की कुल सीमा 82,698 वर्ग मील थी। इसमें से 8,109 वर्ग मील को सरफे खास के रूप में माना गया था। इसके अलावा जागीर गांव थे जिनका कुल क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मील था, यानी 1,500 जागीरें और 6,500 गांव जो निजाम के क्षेत्र का 1/3 हिस्सा होते थे। इनके लिए जागीरदार, पैगास और संस्थानम के प्रमुख नामकार नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये सारे अपनी हैसियत और अपने उत्तराधिकार को निजाम का रहमो करम मानते थे और निजाम को खुश रखने के लिए बाध्य थे। इन जमीनों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा सीधे निजाम की जेब में जाता था। भूमि स्वामित्व की इससे अधिक गई बीती अन्यायपूर्ण और दमनकारी व्यवस्था सामंती यूरोप में भी खोजना कठिन था। फिर भी यह व्यवस्था निजामों के शासनकाल में 2 शताब्दियों से अधिक समय तब तक फलती फूलती रही जब तक हैदराबाद की मुक्ति नहीं हो गई। यह सब अंग्रेजों की नाक के नीचे और अंग्रेजों के प्रोत्साहन से चलता रहा। 1947 में जब अंग्रेज चले गए तो दमन का यह लाइसेंस समाप्त हो चुका था, लेकिन निजाम मीर उस्मान अली खान भारी भ्रम का शिकार थे। वह तकनीकी रूप से एक आजाद शासक थे और उसे लगता था कि उसके पास एक देश बनाने वाले सभी तत्व हैं। सेना, पुलिस, प्रशासन, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, संचार, हवाई जहाज और न जाने ऐसी ही कितनी सारी चीजें। वह पूरी तरह ताकत के आधार पर भारतीय संघ के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर भरोसा करते थे। महीनों बाद जाकर उसे यह घोर अपमानजनक एहसास हुआ कि ब्रिटिश समर्थन के बिना यह सब बेकार था। हैदराबाद का नए भारतीय संघ में विलय करने के खिलाफ निजाम की हठधर्मिता 3 प्रमुख कारणों से प्रेरित थी। पहला कारण उसके भ्रम का प्राथमिक स्रोत भी था।
वह यह है कि दक्षिण भारत के हर तटपुंजीय मुस्लिम शासक की तरह मीर उस्मान अली भी यह मानकर चलता था कि दक्कन का अधिपति वही था। उसे यह गलतफहमी बहमनियों और टीपू सुल्तान से विरासत में मिली थी। यह भारी भ्रम था जो कई महीनों तक बना रहा था और जिसकी परिणति ऑपरेशन पोलो में हुई थी। दूसरी गलतफहमी और ज्यादा रोचक थी। महीनों पहले इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक वास्तविकता बन गया था। इस नए देश में छोटी रियासतें और ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्से शामिल थे और यहाँ निजाम की पूरी रियासत लगातार 2 शताब्दियों से अस्तित्व में थी। लिहाजा दक्कन में एक पाकिस्तान की संभावना निजाम को बहुत व्यवहारिक लगती थी। तीसरे, निजाम को बाहरी मदद मिलने का पूरा और पक्का विश्वास था। ऑपरेशन पोलो से पहले की 1.5 वर्ष की अवधि में निजाम ने पाकिस्तान के साथ एक भारी भरकम और विश्वसनीय संचार नेटवर्क स्थापित कर लिया था। इस संचार का मुख्यालय कराची में था। सभी मुस्लिम देश हैदराबाद के मित्र हैं और उसके विरुद्ध कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होने देंगे। हैदराबाद रेडियो ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि यदि हैदराबाद के विरुद्ध युद्ध हुआ तो हजारों की संख्या में पठान भारत में मार्च करेंगे। कासिम रिजवी ने, जो हैदराबाद हुकूमत पर हावी दिखते थे, स्पष्ट रूप से कहा कि यदि भारतीय राज्य हैदराबाद में आता है तो उसे 1.5 करोड़ हिंदुओं की हड्डियों और राख के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा 1945 के अंतिम महीनों से ही निजाम ने एक ब्रिटिश वकील राजनयिक वाल्टर मॉन्कटन को अपने पक्ष में कर लिया था। वाल्टर मॉन्कटन प्रिंस ऑफ वेल्स का अटॉर्नी जनरल था। ब्रिटिश राजशाही से उसका परिचय था और भारतीय राजाओं नवाबों से भी उसका गहरा परिचय था। स्वयं वह ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का करीबी था। निजाम ने ब्रिटेन में उसे अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। मॉन्कटन ने कई अवसरों पर लंदन में निजाम के मामले की पैरवी की थी। वह माउंटबेटन का घनिष्ठ निजी मित्र भी था। मीर उस्मान अली ने इसी बात पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। निजाम ने मार्च 1948 में मॉन्कटन को तार भेजा था। निजाम ने सर वाल्टर मॉन्कटन से शिकायत की कि भारत सरकार हथियारों की आपूर्ति का अपना वादा नहीं निभा रही। लगभग उस समय तक हैदराबाद और भारत के बीच चर्चा का माहौल खत्म होने लगा था। निजाम ने भारत के साथ अपने विवाद में संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करने का फैसला किया। निजाम के आखिरी दावों में से एक था अपनी मुस्लिम आबादी के बीच इस्लामी कट्टरवाद को भड़काना। इस बर्बर कार्य के लिए उसने जिस नेता को चुना वह घोर कट्टरपंथी और दुर्दांत कासिम रिजवी था, रजाकारों का सर्वे सर्वा। तो दोस्तों, अब इन्हीं सभी बातों को लेकर रजाकार नाम की यह मूवी आई है जिसमें हिंदुओं के नरसंहार को दिखाया गया है। हमारा मानना है कि यह मूवी पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो। मुसलमानों को यह मूवी इसलिए देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि कैसे उनके पूर्वजों ने हिंदुओं का नरसंहार किया है। जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिला उन्होंने हिंदुओं को नहीं छोड़ा। और हिंदुओं को यह मूवी इसलिए देखनी चाहिए कि चाहे कितनी भी वो डेमोक्रेसी की दुहाई दें, कितनी भी सेकुलरवाद की दुहाई दें, कितने भी कानून की दुहाई दें, लेकिन जब कट्टरपंथी अपनी हुकूमत चलाते हैं तो उनके लिए इन सब बातों का कोई पैमाना नहीं रह जाता। इसके लिए आप पूरे विश्व भर में अनेक उदाहरण देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।